Assalamualaikum. This is chapter number 3. This is in the title of the chapter is interpreting fiction. हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो है आपके एग्जाम में 3 तरह के एमसीक्यूज आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपके फिक्शनल टाइप ऑफ सॉरी फर्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो होते हैं आपके वो इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ टेक्स्ट होते हैं। सेकंड टाइप जो है वो फिक्शनल टाइप ऑफ टेक्स्ट है और थर्ड टाइप जो है वो ग्रामर है। तो आज हम सेकंड टाइप ऑफ टेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंटरप्रेटिंग फिक्शन। Let us discuss how fiction works in MCQs and how fiction through this chapter we got skill to capture the fiction. So the lesson number 1 is plot elements. The plot is what's the plot? Plot basically a series of event in the story, क्योंकि स्टोरी को जब छोटे छोटे इवेंट्स में जोड़ा जाता है तो वो छोटे छोटे इवेंट्स मिलकर एक स्टोरी को क्रिएट करते हैं। तो इस तरह सीरीज ऑफ इवेंट जो होती है वो प्लॉट होती है, जो बेसिकली स्टोरी का मेन इवेंट होता है, मतलब जो बेसिक स्टोरी होती है। और उसके बाद जो है स्टोरी में दूसरी जो वर्किंग पोजीशन होती है वो कॉन्फ्लिक्ट की होती है। कॉन्फ्लिक्ट कब रेज करता है स्टोरी में? जब करेक्टर्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब करेक्टर नेचुरल नहीं रहते, जब करेक्टर्स अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, जब करेक्टर्स के एटीट्यूड से हम अज्यूम करते हैं कि कौन सा करेक्टर जो है वो किस तरह का है। तो सो दैट टू there's two part of a plot. The first part is the series of events and the second part of the plot is conflict. So there is a small paragraph in the lesson. You have to read this paragraph and you have only 1 minute to read the paragraph, and then we will discuss about the question answers in the story. Okay, I hope you guys have been read this paragraph. Let's move towards question answer. When did Robert decide not to tell his mother about the tumor? And your right option is yes, of course. The first one is because before talking to Kate, क्योंकि केट को कॉल करने से पहले ही हमारा जो रॉबर्ट है वो डिसाइड कर चुका होता है कि वो जो है अपनी मदर को कब बताएगा। बिकॉज वो उसे कहते हैं कि आप आ जाओ, केट से कहते हैं तुम आ जाओ, फिर हम वो करेंगे जैसा मैंने जो सब कुछ पहले डिसाइड हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस स्क्रिप्ट? इस स्क्रिप्ट में कॉन्फ्लिक्ट किस चीज से आइडेंटिफाई होता है? डेफिनेटली तब जब रॉबर्ट जो है केट को बताता है कि उसे वही करना पड़ेगा जो वो उसे कहेगा। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज द प्रैक्टिस विद द lesson number 1. You have to must solve this practice to improve their skill relevant to the plot. And our next lesson is about, let's see what's the title of the second lesson. That is inferences. What are the inferences? Inferences basically are the short detail. Inferences वो होती हैं जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें करेक्टर्स के मुतालिक बताती हैं, और ये जो छोटी इंफॉर्मेशन होती हैं ये हमें स्टोरी को समझने में मदद करती हैं। और ये जो शॉर्ट डिटेल होती हैं ये हम लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि हाउ द स्टोरी वर्क्स इन आवर सोसाइटी। और इसके अलावा inferences means all details except of the plot and except of the character will be included in the inferences. That could be the all sources in the story could be included in inferences, like also weather हो गया, जो है एक्सप्रेशंस, एक्शंस, ऑल लिटिल, तमाम तरह की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फेरेंसेस कहलाती है। और यहाँ पर हम लोग चलेंगे इस स्क्रिप्ट की तरफ। लेट्स सी द स्क्रिप्ट फॉर 1.5 minutes and then we will go towards the question answers. Okay, what happened before the beginning of this script? क्या हुआ था जब स्क्रिप्ट
से पहले मिसेस हैजलेट heard a scream the night before and Miss Fenton if she heard it too. मिसेस हैजलेट ने एक चीख सुनी सी एक रात पहले और वो मिसेस फेनन से पूछती है क्या उसने भी सुनी है। और डेफिनेटली द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट बिकॉज मिसेस फेनर और मिसेस हैजलेट की हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं है। And let's move towards the second question. What is mostly likely reason for the tears that suddenly wrenched Mrs. Hazlitt's throat? She was upset at Mrs. Finnan's inability to remember. क्या वो अपसेट थी कि मिसेस फिनन को याद नहीं है कुछ भी, या फिर उसे रिलीफ फील हुआ था जब उसने मिसेस फिनन को भी सुना कि उसने भी चीज सुनी है, राइट? तो यहाँ से हम लोग, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? डेफिनेटली, ओ माय गॉड, यस, द सेकंड ऑप्शन इज राइट बिकॉज मिसेस हैजलेट को रिलीफ फील होता है क्योंकि वो उसे कहती है कि उसने कल रात तो नहीं लेकिन कुछ एक या दो हफ्ता पहले इस तरह की चीज सुनी थी, और एक बार नहीं दो बार सुनी थी। देन मिसेस हैजलेट को रिलीफ फील होता है कि ऐसा उसके साथ अकेले के साथ नहीं है। So that there's practice number two. Practice number two as well help you to understand the inferences and make you the more practiced about the inferences. Let's move towards lesson number three. Lesson number three, the title of the lesson number three is character. As you guys know, character is the most important part of fiction. करेक्टर्स वो लोग होते हैं जो स्टोरीज में काम करते हैं। ये पर्सनालिटीज हमें मोटिवेशन देती हैं। इन पर्सनालिटीज के एटीट्यूड से, वर्क से, फंक्शन से, थॉट से और इनके पर्सनालिटी से हमें स्टोरी को समझने में मदद मिलती है। यहाँ पर एक आपके सामने एक पैसेज है जिसको आपने विद इन 2 मिनट्स आपने जो है स्टडी करना है। देन वी विल गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर एंड अंडरस्टैंड द करेक्टर्स। Yes, our question is which of following describes the Helga? हेल्का के करेक्टर को कौन सी यहाँ पर एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिस्क्राइब करती हैं? द फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव, डाउन टू अर्थ, embarking on a new life. The second one is self-centered, smug, enjoys being watched. Let's see what's the answer. Yes, of course, the first one is the answer because हेल्का का जो करेक्टर है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है डेफिनेटली। विच ऑफ फॉलोइंग, और सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग वुड Olsen most likely do at party? Snub the hostess if the wine was below his expectations. Offer to drive anyone home who need a ride. डेफिनेटली हेल्गा का करेक्टर जो है मुझे तो कुछ एरोगेंट सा लगा है। तो आपको कैसा लगा है और आपके नजदीक क्या ऑप्शन हो सकती है? लेकिन मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन लग रही है, डेफिनेटली द फर्स्ट वन इज, क्योंकि एरोगेंट करेक्टर है तो वो डेफिनेटली होस्टेस को सिनअप करेगा इंस्पाइट दैट कि वो किसी को ऑफर करे कि मेरे साथ मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा। और ये रही आपकी एक्सरसाइज जो आपको करेक्टर्स को ज्यादा समझने में हेल्प करेगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेसन नंबर 4। दैट इज द थीम। व्हाट्स द थीम? द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी। थीम होता क्या है? थीम इज द बेसिकली द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी। इनफैक्ट जो थीम होती है वो सॉरी, द सब्जेक्ट ऑफ स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। सब स्टोरी का जो सब्जेक्ट क्या होता है वो स्टोरी का सब्जेक्ट जो होता है वो स्टोरी से रिलेट करता है। लेकिन थीम भी स्टोरी से रिलेट करती है बट इट्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट बिकॉज थीम गोज बियॉन्ड द सब्जेक्ट एंड ऑफन एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट लाइफ। बेसिकली थ्रू द theme we can understand the writer's view about point of view about life.
so that you can say that basically जो कॉन्सेप्ट हमें स्टोरी में दिया गया है उस कॉन्सेप्ट के बारे में हमारे राइटर का क्या आउटलुक है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर उसको हम कैसे राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये राइटर का उसको हम राइटर का थीम बोलेंगे अबाउट द स्टोरी। यहाँ पर हमारे पास एक और जो है पैराग्राफ है। पैराग्राफ में आप देखिए, पैराग्राफ को विद इन 1 or 2 मिनट देखिए, एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द स्टोरी इज द थीम ऑफ द स्टोरी? A good life is measured in terms of love, not money. People should not gossip about others. एक्चुअली आपको यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी। थीम बिकॉज एन ओपिनियन ऑफ द राइटर, है ना? तो थी ओपिनियन जो है हमेशा स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होता है। ये जो है इसमें फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज फैक्ट, so that you can say that the second one is maybe an argument. So that I feel that the first one is right. Let's see, the first one is, yes, of course the first one is right because स्क्रिप्ट में हमें ये बात बताई गई है, ऑथर का मेन मैसेज हमें समझ आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स सपोर्ट टू द थीम? Mary Roscoe's lovingly worries about doctor, or Roscoe's keep out of debt? तो डेफिनेटली फर्स्ट वन होना चाहिए बिकॉज उसकी जो परेशानी है डॉक्टर के बारे में वो बिल्कुल वैलिड है, वो हमें लव थीम की तरफ पॉइंट आउट करती है। और यहाँ से हम जा रहे हैं लेसन नंबर 5 पे, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। द टाइटल ऑफ द लेसन इज स्टाइल एंड पॉइंट ऑफ व्यू। स्टाइल एंड पॉइंट ऑफ व्यू, द स्टाइल बेसिकली जो राइटर का वर्ड्स चॉइस होती है, जो सेंटेंस चॉइस होती है, जो राइटर की राइटिंग का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो वो इमेजेस यूज करता है, जो मशीनरीज यूज करता है, जो डिवाइसेस यूज करता है, जो थॉट्स यूज करता है, ये सारी क्या होती हैं? सॉरी, ये सारी जो डिवाइसेस यूज करता है, लाइक इमेजेस हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए, वर्ड्स हो गए, और इसके अलावा इन सबको हम स्टाइल स्टाइल बोलेंगे, ठीक है? और इसके अलावा जो है हम लोग जाएंगे पॉइंट ऑफ व्यू पर। पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली राइटर्स द बेसिक पॉइंट इज पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली राइटर का जो मेन पॉइंट है, राइटर का जो मेन ओपिनियन है, राइटर का जो उसकी राइटिंग की तरफ एटीट्यूड है, मे इट मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव। तो ये जो ये है, ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टाइल के बारे में एक पैसेज को रीड आउट करेंगे। स्टाइल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि जितने जिस तरह के वर्ड, सेंटेंसेस, पैसेजेस और स्ट्रक्चर्स राइटर यूज करता है वो स्टाइल कहलाते हैं। थ्रू दिस पैसेज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टाइल दैट अ राइटर कुड बी यूज इन द स्टोरी। And there's a question also as well. What is the effect of the author's description of horses? It creates depth of feeling for the horse vitality. It provides insight towards the characters are doing. तो यहाँ पर मुझे तो फर्स्ट ही आंसर लग रहा है बिकॉज ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है हमारे पैसेज के साथ, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है ऑथर्स की डिस्क्रिप्शन को हॉर्सेस के बारे में। और यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया कि राइटर का जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है राइटिंग के बारे में, अपने सब्जेक्ट को लेकर, जो सब्जेक्ट उसने यूज किया है अपनी राइटिंग में, उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे। तो यहाँ पर जनाब हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट नरेटर इज करेक्टर, सो वी कैन नो ओनली हिज थॉट्स। द पार्ट ऑफ मतलब किस सेंटेंस से हमें लगता है कि हमारा जो नरेटर है वो पार्ट ऑफ द स्टोरी है? डेफिनेटली व्हेन ही विल बी यूज द वर्ड आई इन द in the story, that word will be clear to us as the narrator is the part of the story.
सो दैट दिस इज प्रैक्टिस नंबर 5। एंड प्रैक्टिस नंबर 5 जो है हमें राइटर के स्टाइल और पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में हेल्प तो करेगा ही, लेकिन इसके साथ हमारे राइटर के स्टाइल और पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेसन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज फिगरेटिव लैंग्वेज। एक्चुअली फिगरेटिव लैंग्वेज होता क्या है? फिगरेटिव लैंग्वेज वो होती है जो राइटर और पोइट्स जो है वो जिसका लिटरेरी मीनिंग और होता है, और लिटरेरी मीनिंग और होता है, लेकिन उनका जो है नरेटिव मीनिंग और होता है। अब लिटरेरी मीनिंग वो एक्चुअल रियलिस्टिक मीनिंग होता है, और जो उनका जो है एक्सप्लेन जो अपरेंट मीनिंग होता है वो और होता है। डेफिनेटली वो अगर कोई और बात कर रहे हैं तो उसके इनमें उसकी डेप्थ में, वर्ड की डेप्थ में कोई और जो है वर्ड्स चल रहे होते हैं। नरेटिव उसकी नरेशन में कोई और वर्ड चल रहे होते हैं। सम कंपैरिजंस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय हम लोग एक्चुअली पहले भी सेकंड सॉरी फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक सो डिस्कस कर चुके हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज के 3 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। लाइक इसमें सिमिलीज है जिसमें एज और लाइक का वर्ड यूज होता है। मेटाफर है जिसमें कंपैरिजन होता है, लेकिन वो अलाइक चीजों में नहीं होता, वो डिफरेंट चीजों में होता है। और पर्सोनिफिकेशन होती है, और पर्सोनिफिकेशन वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि ऐसी कोई चीज जो ह्यूमन नहीं होती उसमें हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर देते हैं। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड यू हैव टू रीड दिस पॉइंट टू गिव द आंसर ऑफ these questions. These questions are what is suggested by comparing apples to words of another language in fourth line. A sense of strengthness, not a part of one's word. Useless things that have no meaning. Means definitely इसमें तो कोई भी useless thing के बारे में बात नहीं की गई, तो definitely इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर बनता है। सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस नॉट अ पार्ट ऑफ वंस वर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एंड दैट विल आई थिंक दैट इज अबाउट personification like things। क्योंकि यहाँ पर what does the word shore in the fifth line refer to? The farthest edge of lake, the word of classroom। तो उसमें आप देखेंगे कि अगर आप जब पोएम्स रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें स्टूडेंट और क्लासरूम की बात की गई है। तो वर्ड शोर जो है वो बेसिकली क्लासरूम के लिए यूज किया गया है। और क्लासरूम आप जानते हैं कि एक लाइवली थिंग्स है, और शोर जो है वो एक डेडली थिंग है। तो इस तरह से इसको पर्सोनिफिकेशन नहीं, सॉरी, पर्सोनिफिकेशन तो नहीं इसको कह सकते, क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग की करेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें मेटाफर जरूर यूज हुआ, क्योंकि दो डिफरेंट चीजों को जो है दो डिफरेंट मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। लाइक यहाँ पर अगर आपको देखें, थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर यहाँ पर देखें फिफ्थ लाइन में, ठीक है, उसने बोला द वर्ड ऑफ क्लासरूम और श्योर। व्हाट डज द वर्ड श्योर इन फिफ्थ लाइन रेफर टू? जो श्योर वर्ड है वो किसको रेफर कर रहा है? तो वो क्लासरूम को रेफर कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शोर तो लेक का होता है ना, किनारा जो होता है वो नदी का होता है, वो क्लासरूम का तो नहीं होता। तो ये दो डिफरेंट चीजों को दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर किया गया है, दो डिफरेंट मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, सो दैट दैट कुड बी मेटाफर। तो यहाँ से हम प्रैक्टिस 6 को देखेंगे, और प्रैक्टिस 6 को आप देखिए कि प्रैक्टिस 6 जो है वो आपको फिगरेटिव लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में मज़ीद हेल्प करेगी। एंड इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है चैप्टर नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपको इसमें कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Take care.